संग्राम 2022 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी नेहरू कॉलोनी देहरादून में शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के घर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीएम ने सैन्य धाम के लिए शहीद चित्रेश बिष्ट के आंगन की पवित्र मिट्टी ली। धामी ने कहा कि देश के लिए शहीद हुए मेजर चित्रेश बिष्ट और उत्तराखंड के सभी शहीदों पर गर्व है, जिन्होंने देश की रक्षा, एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। सीएम ने कहा कि शहीद चित्रेश बिष्ट ने माता पिता ने कठिन दौर देखा है, राज्य सरकार हमेशा उनके साथ। पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे शहीद हैं, सभी शहीदों के परिवार के आंगन की मिट्टी वहाँ लाकर उसको सैन्य धाम के निर्माण कार्य में लगाया जाएगा, उनकी स्मृति में वहाँ पर रखा जाएगा। आज मेजर चित्रेश बिष्ट उनके परिवार से उनके आंगन की मिट्टी भी उस सैन्य धाम के लिए जा रही है। आज हम मेजर चित्रेश बिष्ट का जो बलिदान है उसको नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर पौड़ी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। रामलीला मैदान में कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने 100 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। देहरादून देवस्थानम बोर्ड एक्ट को भंग करने की सीएम पुष्कर सिंह धामी की घोषणा पर पूर्व स्पीकर और कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब बोर्ड को भंग करने की घोषणा हो चुकी है, तब कल देर रात हुए ट्रांसफर में उनके नए सीईओ क्यों अपॉइंट किए गए हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि कोई भी कानून व्यवस्था के तहत भी भंग हो सकता है। पूर्व स्पीकर इस बात से अनजान हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कमिश्नर का यहाँ से ट्रांसफर हुआ गढ़वाल के लिए और उनको जो है देवस्थानम बोर्ड का चेयरमैन घोषित किया गया। अब जब बोर्ड भंग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा है, तो उसको चेयरमैन बनाने की क्या आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि सरकार के मन में कुछ अभी भी चल रहा है, वो कुछ दूसरा रास्ता। कोई कानून जब बनता है वो विधानसभा में बनता है और कानून खत्म होगा तो विधानसभा में होगा। कल घोषणा हुई, विधानसभा का सत्र होगा तो तब तक व्यवस्था तो चलेगी। घोषणा हो गई कि हम उसको भंग कर रहे हैं। भंग करने के जो रास्ते होते हैं वो विधानसभा में जाकर जब वो आएगा उसको भंग वहाँ होगा। तो मैं समझता हूँ कुंजवाल जी को तो ये जानकारी है, लेकिन राजनीतिक रूप से कुछ बोलना होता ही है, तो हो सकता है कि राजनीतिक रूप से उन्होंने बोला। पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद उन्होंने कहा कि दिसंबर के लिए पार्टी ने पूरा रोड मैप बनाया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक आम लोगों के हितों पर चोट पहुंची है और कांग्रेस उन लोगों की उस चोट में साझेदारी बनेगी। उन्होंने कहा है कि वो सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और उनका अभियान मड़ुआ, गन्ना और शिल्पकला पर केंद्रित होगा और 1 महीने में लोगों को उत्तराखंडित की ताकत दिखाएंगे। उत्तराखंडियत की उपेक्षा की है, उत्तराखंड के आम व्यक्ति के हितों पर चोट की है और उत्तराखंड के बड़े सवालों की अनदेखी की है, उसको लोगों तक लेकर के जाऊंगा। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अगर बात करें तो कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। पहले नमाज की छुट्टी को लेकर घिरे हरीश रावत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक मनोज रावत को एक त्रिशूल भेंट किया है और कहा है कि जहां जरूरत पड़े त्रिशूल काम में लाएं। उन्होंने कहा कि जल जमीन से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे, इसलिए इन्हें आज त्रिशूल भेंट किया गया। जंगल, जमीन, जल के सवाल हैं। उन सवालों की जिम्मेदारी भी मैं अभियान समिति की तरफ से उन इश्यूज को फ्रंट पर लाने के लिए इनको जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। इसलिए हमने ये त्रिशूल जो है शिव जी का इनको भेंट किया है। और अब बात करेंगे पीएम मोदी 4 दिसंबर को देहरादून के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान आपको बता दें कि 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और दूर दराज के इलाके तक पहुंच बढ़ेगी। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा यात्रा के समय को घटाकर
2 घंटे से ज्यादा यानी कि 2.5 घंटे कर देगा। उद्घाटन की जा रही सड़क परियोजनाओं से चारधाम सहित क्षेत्र में सहज संपर्क उपलब्ध होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसमें एशिया का सबसे बड़ा वन्य जीव गलियारा भी होगा। हमारे राज्य में 1 लाख करोड़ की योजनाएं हैं जो इस समय चल रही हैं, चाहे वो चारधाम प्रोजेक्ट हो, चाहे वो रेलवे के प्रोजेक्ट हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों की बात करें, चाहे अन्य और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनमें से जो कंप्लीशन की ओर है उनका लोकार्पण हो जाएगा, जो शुरुआत होने उनका शिलान्यास हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इस राज्य के लिए प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों में जो सौगात दी है, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा हमारे जैसे राज्य के लिए। तो 2022 में होने वाले चुनाव को देखते हुए बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो गया है। एक तरफ जहां हरीश रावत लगातार बीजेपी पर हमलावर है, वहीं बीजेपी भी लगातार हरीश रावत पर निशाना साध रही है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट का कहना है कि जिन हरीश रावत के नाम कांग्रेस सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है, उनका यही पता नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे कहां से। वहीं हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी का जो भी नेता ये बात कह रहा है वो ये समझ ले कि उसकी सीट भी हरीश रावत के टारगेट पर है। चर्चा है कि बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट भी नैनीताल की किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टी जो इस बात का दावा कर रही है कि इस बार हम परिवर्तन लाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, जिस कांग्रेस पार्टी में जिनके नाम पर बहुत बड़ा कौतूहल है कि ये इनके नाम से हम बड़ा परिवर्तन करेंगे, सत्ता का परिवर्तन करेंगे, बड़े बड़े होल्डिंग भी लगे हैं, सबकी चाहत की होल्डिंग भी लगे हैं। मैं उनसे ये चाहता हूँ कि कम से कम वो पहले ये तो तय करें कि चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। आगे बढ़ते और बात करते हैं बीजेपी छोड़ के दोबारा कांग्रेस का दामन थाम चुके यशपाल आर को लेकर एक बार फिर कयासों का बाजार गर्म है। आखिर क्या है यशपाल आर को लेकर चर्चा, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कभी समर्थकों से घिरे तो कभी भीड़ में माइक थामे पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य कांग्रेस के मंचों पर खासे सक्रिय हैं। लेकिन कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत के साय की तरह उनके साथ चल रहे यशपाल अपनी सक्रियता से ज्यादा एक और बात को लेकर चर्चाओं में है, और वो है यशपाल का चुनावी मैदान। सवाल है कि आखिर यशपाल आर्य कहां से चुनाव लड़ेंगे। क्या यशपाल अपनी पुरानी सीट बाजपुर से चुनावी मैदान में होंगे या फिर वो किसी नई जमीन की तलाश में है। लेकिन कयासों के बीच यशपाल आर्य का जवाब साफ है। मेरी कर्मभूमि बाजपुर है, जहाँ की जनता ने 2 टर्म मुझे उत्तराखंड की असेंबली में भेजा है। लगातार उस क्षेत्र की सेवा की है। आज भी मैं बाजपुर की आने वाले समय में ईमानदारी से सेवा करना चाहता हूँ। भले ही यशपाल आर्य दावा कर रहे हो कि वो 2022 में एक बार फिर बाजपुर से दाव आजमाएंगे, लेकिन इसके बावजूद उनके काशीपुर के साथ ही किसी अन्य सीट से भी चुनाव लड़ने की चर्चा सियासी गलियारों में गर्म है। कांग्रेस नेताओं के पर्दे के पीछे चल रहे गुणागणित पर बीजेपी की भी निगाहें टिकी हैं। इसीलिए बीजेपी कांग्रेस नेताओं के कंफ्यूजन पर चुटकी ले रही है। कांग्रेस में ऐसे तमाम लीडर हैं जिनके जो यही तय नहीं कर पा रहे कि हम चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, और वो इस बात का दावा करते हैं कि हम बदल करेंगे, सत्ता का बदल होगा और हम सत्ता में आएंगे। कांग्रेस के बड़े नेताओं का ये भ्रम, और इस भ्रम की स्थिति कांग्रेस को ले डूबेगी, और कांग्रेस जो स्वप्न देख रही है सत्ता में आने का, ये कांग्रेस का स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा। दरअसल पिछले 1 साल के दौरान कृषि कानून के विरोध में हुए किसान आंदोलन से कुछ सीटों पर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। आंदोलनकारी किसानों की बीजेपी से नाराजगी के बीच यशपाल आर्य कैबिनेट मंत्री पद छोड़ कांग्रेस में चले गए। चर्चा है कि यशपाल आर्य अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए बीजेपी छोड़ गए, लेकिन इस बीच किसान आंदोलन ने बाजपुर में जगतार सिंह बाजपा की पत्नी सुनीता टमटा बाजपा के पक्ष में बड़ा माहौल खड़ा कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस यशपाल आर्य के दावे के मुताबिक उन्हें बाजपुर से चुनावी मैदान में उतारेगी या किसी अन्य सीट से, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र सिंह नेगी की रिपोर्ट।
और अब बात करेंगे कांग्रेस ने आपको बता दें कि एक प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए हैं, लेकिन उसमें से ज्यादातर अध्यक्ष अपनी ही राजनीति में उलझे हुए हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ हो, लेकिन दावेदार दावेदारी में उलझ चुके हैं। कांग्रेस के 4 कार्यकारी अध्यक्ष तिलकराज बेहड़, रंजीत रावत, जीतराम और भुवन कापड़ी, जिन्हें पार्टी ने अपने मुख्यालय से लेकर गढ़वाल, कुमाऊं और पहाड़ से मैदान तक की जिम्मेदारी दे रखी थी, लेकिन ये चारों प्रदेश से ज्यादा अपनी विधानसभाओं में फंसे नजर आते हैं। हालांकि पार्टी इनसे अच्छी खासी उम्मीद लगाए बैठी थी। कार्यकारी अध्यक्ष भी निश्चित रूप से चुनाव में जाना चाहेंगे, लेकिन पार्टी का निर्णय है और मेरा मानना है कि उनके योगदान को देखते हुए इनकी नियुक्ति की गई है और एक पूरा ही गुलदस्ता बना है ये। अध्यक्ष के साथ साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की कांग्रेस की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा था, लेकिन कार्यकारी अध्यक्षों का केवल अपनी विधानसभाओं तक उलझे रहना बीजेपी को खूब रास आ रहा है। वो पहले भी, चाहे वो गणेश गोदियाल जो अध्यक्ष हैं वो रहे हों, जीतराम रहे हों, तिलकराज बेहड़ रहे हों, रंजीत रावत रहे हों, या आपके भुवन कापड़ी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, 5 के 5 अध्यक्ष अपने चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं लगातार, तो वो इस बार भी उनकी सीट खतरे में, तो निश्चित रूप से जब उनकी अपनी ही सीटें खतरे में हैं तो वो औरों के लिए क्या प्रयास करेंगे। बीजेपी को यूं ही राजनीतिक हमले का मौका नहीं मिला है। तराई से कार्यकारी अध्यक्ष तिलकराज बेहड़ की इच्छा से टिकट पाने को आतुर हैं, तो रामनगर से रंजीत रावत के टिकट पर संशय के बादल हैं, जबकि खटीमा से पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने के बाद भुवन कापड़ी के लिए दाव मुश्किल हो गया है। यही हाल प्रोफेसर जीतराम का भी है। ऐसे में थोड़े से बचे समय में चारों कार्यकारी अध्यक्ष क्या कमाल करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार के शीतकालीन सत्र को देहरादून में कराए जाने को लेकर राज्यसभा सांसद ने निशाना साधा है। प्रदीप टम्टा ने कहा है कि पहाड़ के लोगों ने ही राज्य को बनाया है, लेकिन आज मंत्री, विधायक और अधिकारियों को पहाड़ में आने के लिए ठंड लग रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे। तो एक बहाना लग रहा है। सवाल ये था कि सरकार की एक मंशा थी गैरसैंण के संदर्भ में कोई बड़ी घोषणा करने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी संकट के कारण, अंदरूनी अंतर्विरोध के कारण वो गैरसैंण पर कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। इसलिए बहाना बना दिया गया कि ठंड की वजह से हम देहरादून जा रहे हैं। तो कृषि कानूनों के समर्थन की बात करते हैं। यहाँ पर इंडियन किसान यूनियन ने दावा किया है कि केंद्र ने सभी मुख्यमंत्रियों को कहा है कि आंदोलन के दौरान जो भी मुकदमे किसानों पर हुए हैं उनको वापस लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही इंडियन किसान यूनियन के किसान नेताओं से अपील भी की गई है कि अब जबकि केंद्र ने उनकी मांग मान ली है, तो ऐसे में किसान नेताओं को चाहिए कि वो अपना धरना समाप्त कर दें। सरकार की भावना तथा सरकार के निर्णय का सम्मान करना चाहिए और इस आंदोलन को समाप्त करने की अब घोषणा करनी चाहिए तथा 5 नाम वार्ता हेतु भी भेजने चाहिए। बागेश्वर से खबर है, बता दें आपको, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में दावेदारी तेज हो गई है। कपकोट में सबसे ज्यादा दावेदार सामने आ रहे हैं। कपकोट और बागेश्वर विधानसभा की दोनों सीटें बीजेपी के पास है, लेकिन यहां दूसरे दावेदार भी दावा ठोक रहे हैं। कि शेरसिंह जी का जो सूक्ष्म कार्यकाल था उपचुनाव का, 2 वर्ष का कार्यकाल था, उस कार्यकाल की परफॉर्मेंस को देखते हुए आज जनता पुनः कपकोट क्षेत्र की यह कह रही है कि शेरसिंह को पुनः कपकोट क्षेत्र का विधायक होना चाहिए। तो विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक दलों की गतिविधियां जो हैं वो तेज हो गई हैं। तराई में बीएसपी और आम आदमी पार्टी जनता के सामने बीजेपी और कांग्रेस का विकल्प बनने के लिए जोर आजमाइश में जुट गई है। तराई में बीजेपी, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और बीएसपी भी सक्रिय दिख रही है। राज्य गठन के बाद 2002 और 2007 में बीएसपी ने गदरपुर और सितारगंज सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद के 2 चुनाव में बीएसपी का खाता नहीं खुल सका था और संगठन जमीन पर कमजोर दिखता है।
और किच्छा में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी को भीड़ जुटाने में काफी मेहनत करनी पड़ी थी। इसके बावजूद पार्टी नेता बड़े दावे कर रहे हैं। निश्चित तौर से हम संगठन को इतना मजबूत करेंगे, सर्व समाज के लोगों को पार्टी जोड़ेंगे, या तो सरकार हमारी बनेगी या हमारी की मर्जी के बगैर कोई सरकार उत्तराखंड में नहीं बनेगी। तराई में आम आदमी पार्टी की भी सक्रियता दिख रही है। जिले में आम आदमी पार्टी के पंजाब से सांसद भगवंत मान की अगुवाई में किसान संकल्प यात्रा निकाल चुके हैं और हर विधानसभा में पार्टी सक्रिय होती दिख रही है और कार्यक्रमों में अच्छी खासी मौजूदगी दर्ज करा रही है। जिले में सपा और यूकेटी की मौजूदगी तो है, लेकिन दोनों ही दल चुनाव के लिहाज से सक्रिय नहीं दिख रहे। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी मजबूत रूप से उभर के आई है और तीसरा विकल्प बन चुकी है। जहां 21 सालों से कांग्रेस बीजेपी ने बदल के शासन किया है, उससे जनता बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। उधम सिंह नगर की 9 सीटें सत्ता का खेल बनाती और बिगाड़ती रही हैं और अभी तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही जंग देखी जा रही थी। लेकिन आम आदमी पार्टी की सक्रियता ने दोनों ही पार्टियों की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में जनता किस पर भरोसा जताती है और विधानसभा तक पहुंचाती है। रुद्रपुर से न्यूज़ 18 के लिए चंदन बंगारी की रिपोर्ट। 2022 मिशन को लेकर बीजेपी चुनावी मूड में आ गई है और कुमाऊं में नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले की विधानसभा सीटें किसी भी सरकार की लिए सत्ता की चाबी है। और ऐसे में इन दो जिलों से सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट अपनी संसदीय क्षेत्र में हर विधानसभा में 3 दिन रहने का दावा कर रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए चलते हैं। सहारनपुर